बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MPH 201 के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे आइट्रेटेड इंटीग्रल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल्स ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स, यानी कि अगर आपका रीजन कोई इरेगुलर सी शेप हो तो उस का वाली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आप इंटीग्रेशन का अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें, क्योंकि आपको अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि जिसका आप जैसे आपको इंटीग्रेशन फंक्शन में दी हुई है, उसका कोई आपके पास फार्मूला नहीं है कि उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लें, तो आप क्या करें, आप उसके ऑर्डर को चेंज कर लें। तो उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे कि हम किस तरह करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लेक्चर आपका 18 से लेकर 22 तक का लेक्चर का ओवरव्यू है, तो ये लेक्चर की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की जानिब। डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पीछे से रिवीजन भी हो जाए कि हम उसमें एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड कर लेते थे। कि हम क्या करते थे कि जो फंक्शन हमें दिया होता था और जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ होता था, हम क्या करते थे, उस इंटरवल में बहुत सारी रेक्टेंगल्स बना देते थे, ठीक है। और वो रेक्टेंगल्स बना के फिर उनका हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते थे, और इसी तरह फिर बाकी तमाम जितनी भी रेक्टेंगल है सब का एरिया फाइंड करके हम उसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर लेते थे। हम कहते थे कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये इक्वल है कि जितनी भी ये आपकी रेक्टेंगल्स हैं इनका सम कर लें तो आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये मैंने इधर सर्च करके रखी है, ये देखिए, ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है ना, ये जो ब्लू लाइन में नजर आ रहा है, और इसके नीचे हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, सिंपल ये इनकी रेक्टेंगल्स बना लेते थे। ये आपको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं, और इन रेक्टेंगल्स के एरिया को हम क्या करते थे, सम कर लेते थे। तो हमारे पास इस फंक्शन का एरिया इस इंटरवल तक का आ जाता था, ठीक है। और ये तो आपको बड़ी बड़ी रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं। अगर ये रेक्टेंगल्स जितनी छोटी होती जाएंगी उतनी अप्रोक्सीमेशन जो है एरिया की हमारे पास अच्छी आती जाएगी, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह है जिस तरह ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है ना कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f of x d of x इक्वल लिमिट मैक्सिमम मैक्स डेल x के अप्रोचेस टू 0 समेशन फ्रॉम k to 1 f of x के, और ये ऊपर एस्टेरिक साइन है, टाइम्स डेल्टा x के। और या हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि आपकी ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है ये हम मैक्सिमम कर दें तो जो हमारे पास समेशन आती थी वो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल आती थी, ठीक है। ये जो दोनों लिखे हुए ये किस तरह है, ये आपको इधर मैं बता देता हूँ। ये आपका डेल एक्स के है, ये एक्स नॉट से लेकर x1 तक ये आपका डेल एक्स है, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग अगर इधर दरमियान में हम कोई लेते हैं, इधर वैल्यू लेते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग एक आपको हाइट मिलेगी। तो वो जो हाइट है वो आपकी एफ ऑफ एक्स के वो बता रहा है, ठीक है। ये उसका मतलब है, ये मतलब है इंटरवल है, और इस इंटरवल की वैल्यू आपकी फंक्शन पे क्या है, ठीक है, ये आपको वो बता रहे हैं। और ये डेल एक्स के ये जो वाला है, ये एक्स के आपका कोई एक नंबर हो सकता है इस डेल एक्स के दरमियान, ये डेल एक्स के दरमियान कोई एक नंबर होगा, उस नंबर को आपने फंक्शन में पुट करना है तो आपके पास हाइट आ जाएगी। हाइट को आपने इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और जब ये तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया आप जमा कर देंगे तो वो आपका किसकी इक्वल होगा, डेफिनेट इंटीग्रल की इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम डबल इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करें, उसमें हम वॉल्यूम फाइंड करने की बात करते हैं। जिस तरह सिंगल वेरिएबल में हम एरिया फाइंड करते थे, इसी तरह डबल इंटीग्रल्स के थ्रू हम किसी भी फंक्शन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये फंक्शन नजर आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई का, दैट इक्वल एफ ऑफ एक्स, और नीचे एक रीजन आर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एक आर रीजन दिया होगा, इसके दरमियान आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव्स लेकर भी फाइंड करेंगे, या डबल डेरिवेटिव्स, या जिस तरह उधर हमने रीमन सम वाला
फार्मूला ये वाला पड़ा है ना, ये वाला ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फार्मूला, ये रीमन सम का फार्मूला है, ठीक है, समेशन फॉर्म, इसको रीमन सम भी कहते हैं और वैसे समेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो हम वॉल्यूम भी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी समेशन की फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले इस रीजन को रेक्टेंगल्स में चेंज करना है, यानी कि पहले आपने इसकी हाइट को भूल जाना है, सिर्फ आपने इस आर रीजन को लेना है और इसकी आपने सब इंटरवल बनाने हैं, यानी कि सब रेक्टेंगल्स बनानी है, ठीक है। और उसमें फिर एक रेक्टेंगल को लेकर हर रेक्टेंगल का आपने फंक्शन पे वैल्यू फाइंड करनी है इस जगह। जब वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने उन सब का सम करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। किस तरह, अभी हम देख लेते हैं। ये आपने 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, उस पे फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट करेंगे और डेल एक्स, ये आपका एरिया नीचे वाला ये जो रीजन है, इसमें जो रेक्टेंगल है ये एरिया उसका होगा, ठीक है। और उसकी करस्पॉन्डिंग फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई हाइट भी होगी इस फंक्शन पे, तो आपने उस हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपका रीजन है, इसमें आपने ये देखना है कि ये रेक्टेंगल्स बना लिए हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स बना लिए और किसी एक रेक्टेंगल, ये सबका इसी तरह करना है वैसे, लेकिन हम एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि कोई एक पॉइंट ले लेना है किसी एक रेक्टेंगल में, ठीक है, और उस पॉइंट को आपने फंक्शन पे एवेल्युएट करना है। ये फंक्शन है जिस तरह ये आप एक्स के वाई के एस्टेरिक बता रहा है आपको, इसकी करस्पॉन्डिंग जो आपकी फंक्शन पे वैल्यू होगी आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है रेक्टेंगल के एरिया से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उस रेक्टेंगल का। जिस तरह ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी आपने उसको और इसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये उस रेक्टेंगल के अंदर कोई एक पॉइंट है, उस पे फंक्शन की वैल्यू है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उस रेक्टेंगल का। और जब आप तमाम ये जो रेक्टेंगल्स हैं सब के लिए ऐसा करेंगे और उनको सम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जितनी रेक्टेंगल्स छोटी होंगी उतनी आपकी अप्रोक्सीमेशन वॉल्यूम की अच्छी होगी, यानी कि उतना आप वॉल्यूम को अच्छे, यानी कि विदाउट एरर आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम डबल इंटीग्रल को रीमान सम में किस तरह लिखेंगे, ये आपके सामने, ये फार्मूला आपके सामने लिखो, ये सम का फार्मूला है, ठीक है, जो कि रीमान ने दिया था। रीमान एक साइंटिस्ट था जिसने ये वाला आपको फार्मूला दिया था कि हम इरेगुलर शेप्स का किस तरह या फंक्शन का किस तरह एरिया फाइंड कर सकते हैं या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये वाला फार्मूला है और इस ये किसकी इक्वल है, ये आपका इस, ये सम कर लें या आप वो उसका डबल इंटीग्रल ले लें उस फंक्शन का, तो आंसर हमेशा दोनों का सेम आएगा। यानी कि दोनों का या आप डबल इंटीग्रल ले लें या आप समेशन फॉर्म ले लें, ये आपका वॉल्यूम फाउंड करने के काम आता है, ठीक है। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल डबल इंटीग्रल ओवर कोई भी रीजन हो सकता है नीचे और एफ ऑफ एक्स वाई टाइम्स डी ए, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव ऑन द रीजन आर then the volume formula in can be expressed as, तो ये आपके पास वॉल्यूम का वॉल्यूम फाइंड करना, तो हम सिंपल क्या करते हैं, डबल इंटीग्रल ले लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी सरफेस का, किसी भी फंक्शन का, ठीक है। ये आपको पहले तो बता रहा है कि अगर सिर्फ आपका रीजन नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, लेकिन अगर नॉन नेगेटिव के बजाय अगर कोई भी हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज भी हो रीजन में, तो सिंपल क्या होता है, वो जो आपका नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जो रीजन है वो और जो आपका पॉजिटिव की तरफ है उनकी एवरेज होता है, ठीक है। जैसे आप इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि ये एरिया नीचे की तरफ है, ठीक है, ये एरिया की है वैसे, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम भी इसी तरह है, यानी कि वॉल्यूम भी अगर नीचे है, नेगेटिव वाली साइड पे है, तो आप सिंपल इसकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, तो वो आपका एवरेज बताएगा कि एवरेज आपका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। आगे है कि हमें ये जो डबल इंटीग्रल है इसको हम एवेल्युएट किस तरह करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते थे ना, आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ये है, अभी इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप इंटीग्रल किसके लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये पार्शियल इंटीग्रेशन है जो कि एक्स के लिहाज से है। इसी तरह जब वाई के लिहाज से आप करेंगे तो आप एक्स को कांस्टेंट रखेंगे
और y को वेरी करेंगे तो आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे एक आपको एग्जांपल दे रहा है, आपने dx के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है तो y को आप कांस्टेंट रखेंगे और x का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन लेंगे। x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2। जिस तरह उधर प्रोडक्ट रूल था उसमें एक माइनस करते थे, इसमें आप प्रोडक्ट कह गया पावर रूल। उस पावर रूल में आप पावर में एक माइनस करते थे डेरिवेशन में, इसमें आप एक ऐड करेंगे और जितना आपके पास पावर आ गई वो नीचे डिवाइड भी कर देना है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। आपने इसको 0 और 1 पे एवेल्युएट करना है। पहले 1 पे करेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, फिर आप 0 पे करेंगे तो 0 पे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर वाई ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसी फंक्शन को y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x ओवर 3 आ जाएगा। आप इस तरह भी इसको एवेल्युएट कर सकते हैं और एट ए टाइम भी इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं कि वो हम किस तरह एवेल्युएट कर। आप इस तरह भी इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रल लिख लिया। ठीक है, पहले जो आपने एवेल्युएट करना उसको अंदर लिख लिया और जो उसके बाद एवेल्युएट करना उसको बाहर लिख दिया, ये आपको यही बता रहा है। ठीक है, ये जो इंटीरियर है इसको आपने पहले एवेल्युएट करना है, इसको एवेल्युएट करने के बाद इसका जो आंसर है उसको आपने फिर एवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल पे जो कि y के लिहाज से। ठीक है, या आप पहले y को अंदर लिख लें, पहले y को एवेल्युएट कर लें और फिर x को एवेल्युएट कर लें, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, और इसको हम ये जो इंटीग्रल है इस तरह इनको हम कहते हैं आइट्रेटेड इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि आप पहले विद रेस्पेक्ट टू x कर लें फिर y कर लें, या पहले y के लिहाज से पहले इसको इंटीग्रेट कर लें और फिर x के लिहाज से कर लें, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये आपके आइट्रेटेड इंटीग्रल कहलाएंगे। ये एग्जांपल दो दिए हुए हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, तो y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो 40 तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई नहीं है, और हमने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो ये क्या आ जाएगा, 40y आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमेशा y होता है। ठीक है, इसी तरह माइनस और 2x तो आपको पता है x तो इसमें कांस्टेंट है, 2x बाहर आ जाएगा, और y का आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, वाई स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल होगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। इसको आपने फिर एवेल्युएट कितने पे करना है, 2 और 4 लिमिट्स हैं, तो आपने पहले 4 पुट करना है इस फंक्शन में, जो आपकी वैल्यू आएगी उसको आपने माइनस करना है 2 पुट करके इस फंक्शन में, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये नीचे उसकी बल्कि सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा है किस तरह ये। ठीक है, सिंपल आपने पहले इसमें 4 पुट किया, 4 4 0 4 4 16, 160 माइनस और 4 इसमें भी पुट किया तो 16x आ जाएगा माइनस 16x, और इस तरह आपका ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस जगह पे आपने फिर x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है, तो x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो 80x आ जाएगा माइनस 12x। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर ओवर 2 होता है, 2 और नीचे 2 आ जाएगा तो 6 टाइम्स 12 आ जाता है, तो आपके पास इधर 6 आ गया, यानी 6 2 12, तो इस वजह से नीचे 2 के बजाय सिर्फ इसमें 6 लिख दिया सिंप्लीफाई करके। तो आपने ये जो फाइनल आपकी लिमिट्स हैं इस पे आपने इसको एवेल्युएट कर लेना है, तो आपके पास आंसर 112 आ जाएगा। आगे ये एक एग्जांपल है, इसमें आपको बता रहा है कि ये एक सरफेस है ऊपर, ठीक है, जिसकी वैल्यू वो क्या बता रहा है 40 माइनस 2xy z इक्वल टू, ठीक है, एक सॉलिड बाउंडेड अबव बाय द सरफेस z इक्वल 40 माइनस 2xy एंड बिलो बाय रेक्टेंगल आर डिफाइंड बाय x उसकी वैल्यू 1 से 3 तक है और y आपका 2 से 4 तक है। तो हमने मेथड ऑफ स्लाइसिंग यानी कि हमने रीमान सम वाले फार्मूले से इसका क्या वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे, उसमें आप x को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y के लिहाज से एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपको वर्टिकल ये जो लाइन है ना, ये कलर है, कलर कौन सा है, ये बड़ा अजीब सा कलर लग रहा है, ये कलर आपको बता रहा है कि आपने इस वाले साइड का एरिया लिया है। ठीक है, सिंपल आप क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रख के तो आपने y के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसी फंक्शन को 40 माइनस 2xy को, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे उस इंटीग्रेशन के बाद आपने फिर क्या करना है, उसका जो आंसर है उसको फिर आपने x के लिहाज से y को कांस्टेंट रख लेना है और x के लिहाज से आपने इसको क्या करना है, एवेल्युएट करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपने x को कांस्टेंट रखा और इसका एरिया फाइंड किया और फिर इसको आपने सिंपल क्या किया कि जो x है उसके लिहाज से फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है इसमें, पहले आप y के लिहाज से इंटीग्रेट करें फिर जो आंसर आएगा उसको आप x के लिहाज से इंटीग्रेट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। आगे ये दूसरी ये जो फिगर है इसमें वो कह रहा है कि अगर आप पहले क्या करें, एक्स के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करें, वाई को फिक्स रखें, तभी आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और दोनों का आंसर सेम होगा और इनको हम आइट्रेटेड इंटीग्रल भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये आइट्रेटेड इंटीग्रल की मिसाल है कि आप पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे, इसमें भी आंसर सेम आ रहा था और जब आपने इसके लिहाज से सॉल्व किया तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि हम ये आइट्रेटेड इंटीग्रल के थ्रू हमने आंसर फाइंड किया। आगे एक थ्योरम है, फ्यूगनी थ्योरम। लेट आर बी द रेक्टेंगल डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज, यानी कि एक्स आपका बाउंडेड है ए और बी के दरमियान, सी वाई आपका सी और डी के दरमियान बाउंडेड है। इफ एफ एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ऑन दिस रेक्टेंगल, देन वो आपको बता रहे, यही बता रहे जो आइट्रेटेड इंटीग्रल का मैंने आपको बताया था ना कि पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रल लें या पहले आप विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपका ये थ्योरम बताता है कि अगर आपको कोई भी अगर फंक्शन है वो बाउंडेड है किसी भी रेक्टेंगल्स के दरमियान और वो कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो वो आपके आइट्रेटेड इंटीग्रल जो हैं वो आपके हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, आगे ये एक एग्जांपल है, ये एक सरफेस है आपकी, ठीक है, ये बता रहा है कौन सी है, सॉरी, यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज बाउंडेड अबव बाय द प्लेन z इक्वल 4 - x - y एंड बिलो बाय रेक्टेंगल r, और उसके x आपका 0 और 1 के दरमियान है और y आपका 0 और 2 के दरमियान है। ये आपको फिगर नजर आ रही है, ये एक प्लेन है, इसके नीचे ये जो रीजन है ना, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और ये बाउंडेड किसके दरमियान है, 0 और 1 और 0 और 2 के दरमियान ये बाउंडेड है। ठीक है, यानी कि x आपका 0 और 1 के दरमियान है और y आपका 0 और 2 के दरमियान बाउंड कर रहा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम इसका डबल इंटीग्रल ले लेंगे, डबल इंटीग्रल ले लेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपका वॉल्यूम कहलाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे कि इस फंक्शन कौन सा है, ये आपका प्लेन है, प्लेन को आप इंटीग्रेट करें इस रीजन पे, ये जो नीचे वाला रीजन है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और ये आप आइट्रेटेड यानी कि आइट्रेटेड यही बता रहा है कि आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें, आंसर आपका सेम आएगा क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ऊपर वाला जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लेन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जब आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो है 5, और ये आपका क्या है, वॉल्यूम है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगर आप कोई कांस्टेंट है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के अंदर, तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो ये दूसरी तरफ जाके फंक्शन के बाहर आ जाएगा, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है आपको, कोई भी रीजन है उस पर आप फंक्शंस को ऐड कर लें, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रल लें, या पहले उनको अलग-अलग इंटीग्रल फाइंड कर लें और फिर प्लस कर लें, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे फिर है कि जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करें और उनका इंटीग्रल लें या पहले उनके इंटीग्रल लें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे वो बता रहा है कि अगर आप डिवाइड कर लें, ठीक है, रीजन को डिवाइड कर लें तो आपका जो फाइनल इंटीग्रल है वो किसकी इक्वल होगा, वो आपका इंटीग्रल ये जो पहले वाला रीजन है इस पे पहले आप इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को, प्लस फिर दूसरे जो रीजन है R2 इस पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इनको आप जमा करेंगे तो आपके पास ये पूरे जो रीजन है इस पे जब एवेल्युएट करेंगे तो वो आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, यानी कि इस फुल पे आप इंटीग्रेट करें वो किसकी इक्वल होगा, वो आपके ये जो आपने दो इसके स्लाइस की हैं तो इन दोनों को जमा करने से भी आंसर, इसी तरह जैसे आपको कह दिया जाता है कि 6 है, 6 को अगर हम डिवाइड कर लें 3 और 3 में तो 3 + 3 करेंगे तभी 6 आएगा ना, ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, ये आपको मिसाल देने के लिए 6 वाली बात की है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या रहा है ये। पहले तो हमने जितनी भी एग्जांपल दी उसमें हम डबल इंटीग्रल किस पे फाइंड कर रहे थे, आपका रीजन जो था वो आपका रेक्टेंगुलर था कि x आपका a से b तक है, y आपका c से d तक है, तो वो एक रेक्टेंगल शेप बन जाती थी। लेकिन आपका अगर डबल इंटीग्रल किसी नॉन रेक्टेंगुलर शेप हो, यानी कोई इरेगुलर सी शेप हो, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए 2 टाइप्स हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है टाइप 1। Type 1 is bounded on the left and right by vertical lines x is equal to a and x is equal to b, and is bounded below and above by continuous curve y equal g of 1x and g of 2x। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका टाइप 1 है, जिसमें आपकी एक्स जो है वो वर्टिकल लाइंस है और वाई आपकी कर्व्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टाइप 1 रीजन है। इसमें आप देख रहे हैं, ये देखें तो ये एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, और एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी आपकी एक वर्टिकल लाइन है। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नीचे वाली, ये एक कर्व है और ये ऊपर भी एक कर्व से बाउंड है। तो हम कहेंगे कि ये है आपका एक है टाइप 1 रीजन। ठीक है, जिसमें आपका एक्स वर्टिकल लाइन है और वाई आपकी कर्व है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका टाइप 2 रीजन इज बाउंडेड बिलो एंड अबव बाय हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल सी। इसमें सिंपल क्या है, इसमें आपका y जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, और जो आपका x है वो आपका ये कर्व है। ठीक है, तो इनको हमने दो जो है ना डिवाइड कर लिया है दो रीजन्स में। तो इनका भी हम देखेंगे कि डेफिनेट डबल इंटीग्रल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे ये थ्योरम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो ऊपर बात की हमने कि टाइप 1 और टाइप 2, तो हम उनके डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। इफ R इज ए टाइप 1 रीजन ऑन विच f of x इज कंटिन्यूअस देन, तो आपने पहले क्या करना है, ये जो कर्व वाला एरिया है इसको आपने पहले इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन वाली जो है यानी कि x को बाद में इंटीग्रेट करना है। x से मुराद ये तो कोई भी हो सकता है, x y ये तो डमी वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन आपने पहले जो कर्व वाली साइड है ना उसको आपने पहले इंटीग्रेट करना है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लिमिट्स को आपने बाद में इंटीग्रेट करना है, अगर R आपका टाइप 1 रीजन है। ठीक है, अगर R आपका टाइप 2 रीजन है, ठीक है, तो उसमें आपने पहले क्या करना है, पहले आपने फिर x को एवेल्युएट करना है, क्योंकि कर्व तो आपकी x के लिहाज से हैं। यानी कि सिंपल ये थ्योरम आपको यही बता रहा है कि जिधर आपकी कर्व होंगी उसको आपने पहले एवेल्युएट करना है, और जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसको आपने बाद में एवेल्युएट करना है। ठीक है, आगे है कि हम लिमिट्स को कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर टाइप 1 रीजन हो तो उसमें हम कैसे लिमिट्स को डिटरमिन करेंगे। आपको पता है कि आपने x को फिक्स रखा हुआ है फास्ट इंटीग्रेशन, यानी कि आपने पहले विद रेस्पेक्ट टू y अगर करना है, इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो आपने सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल y के पैरेलल, क्योंकि आप y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लोअर जो है ना, ये लोअर पॉइंट पे जो है इस पे y इक्वल जी 1 ऑफ x इस पॉइंट पे कट कर रही है, और अपर पॉइंट जो है आपका ये वाला है जिस पे y इक्वल टू जी2 ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये इस फंक्शन को लोअर पॉइंट पे इधर कट कर रही है और हायर पॉइंट पे इधर कर रही है। तो ये आपकी लिमिट्स कहलाएंगी y की, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना ये आपका लोअर लिमिट कहलाएगा और ये आपका अपर लिमिट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी लोअर लिमिट जो होगी वो ये जो कर्व है इसकी किसी एक पॉइंट पे होगी, और जो आपकी हायर पॉइंट होगा वो आपका इस ऊपर वाली कर्व पे होगा। ठीक है, जिधर ये इसको छोड़ के आगे फिर बाहर निकल जाएगी, इस रीजन से बाहर निकल जाएगी, और हमने सिर्फ फाइंड एरिया करना है जो इस एरिया का। तो इस एरिया की इंटरेस्ट ये है, तो ये आपकी लोअर लिमिट है, और ये इसकी एग्जिट है, तो ये आपका हायर लिमिट है y का। ठीक है, और x की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसको आपने पहले लेफ्ट साइड पे मूव कराना है जिधर ये इस एरिया से बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी कि आपको पता है ये लाइन इस तरह मूव करेगी, एक पॉइंट आएगा इधर, इससे आगे ये बाहर निकल जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा ना ये आपका x की लोअर लिमिट होगी, और इसको जब राइट साइड पे मूव करवाएंगे इस साइड पे, तो इधर जो पॉइंट होगा ना आपका ये आपका हायर लिमिट होगी किसकी, x की। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी। ये एक आपको कोई फंक्शन दिए हो एक्स वाई, और इसका आपने डबल इंटीग्रल फाइंड करना है किसी भी रीजन पे, और आपको रीजन कौन सा दिया गया है, y इक्वल 1/2x, y इक्वल √x, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले इन ये जो आपकी लिमिट्स हैं इनको आपने ड्रा कर लेना है। y इक्वल √x, ये एक आपको पता है कि एक होती है कर्व होती है, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये वाली ये जो लाइन नजर आ रही है, ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ ये वाली लाइन, ये आपकी y इक्वल √x है, एक ये है, और दूसरी कौन सी है, y इक्वल हाफ टाइम्स x, और ये आपको पता है ये एक y इक्वल x स्ट्रेट लाइन होती है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें इसकी स्लोप कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली लाइन जो ब्लू में नजर आ रही है ये आपकी y इक्वल हाफ टाइम्स x, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जिधर एक दूसरे को हाँ, और दूसरी कौन सी है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 ये है वर्टिकल लाइन, तो ये
ये जो ऊपर वाली ये जो दो लाइनें हैं इसको इस जगह काट कर रही है ये वाली, ठीक है। और x इक्वल टू 4 आपका ये है, ये दो लाइनें। तो इन चारों लाइनों के दरमियान ये जो जगह है ना, ये जो कॉमन जगह है, ये आपका क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन रीजन है। इस जगह आपने इंटीग्रेट करना है। तो अभी आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, आपने इंटीग्रेट इस तरह करना है कि आपने देखना है फंक्शन कौन सा है, किस तरह मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अगर वो x के लिहाज से पहले डिफरेंशिएशन करें तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो आपने पहले x के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और उसकी हमने लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है, आपने सिंपल क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू अगर x करना है तो आपने पहले x के हॉरिजॉन्टल में लाइन एक ड्रा करनी है इस तरह, ठीक है। अगर y के लिहाज से करना है तो आपने इस तरह, ये एक बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि पहले हम विद रेस्पेक्ट टू y जो है ना इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू y का मतलब क्या है कि आपने इधर से एक लाइन ड्रा करनी है और वो लाइन आपने देखनी है कि ये जो रीजन है इसमें सबसे पहले किस जगह काट कर रही है, लोअर साइड पे किधर काट कर रही है, ये आपको पता चल रहा है कि ये वाला जगह है ना, ये इधर ये काट कर रही है, ये जो आपको अभी मैंने ये माउस इधर आपको पता है ये ब्लिंक कर रहा है, इस जगह काट कर रही है। और ये कौन सी जगह है, ये आपको पता है हाफ एक्स है। तो आपकी जो लोअर लिमिट आएगी y की वो हाफ एक्स आ जाएगी, यानी कि x/2 आगे। और ये रीजन को छोड़ के कब जा रही है, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, और ये क्या है, ये आपका √x है। तो आपका y इक्वल √x आपकी अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने x की लिमिट्स को फाइंड करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको पहले लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो आपने देखना है कि ये x इक्वल टू 2 जो है ना, ये इसका एंड पॉइंट है, इससे आगे जाएंगे तो ये इस रीजन से निकल जाएगी। तो इसका मतलब है लोअर लिमिट इसकी x इक्वल टू 2 है। इसी तरह आपने इसी वर्टिकल लाइन को राइट साइड पे मूव करवाना है, ये इस तरफ मूव करेगी तो आपको ये पता चला है कि ये 4 जो है ना, इस पे ये रीजन को जो है ना छोड़ रही है, इससे आगे फिर रीजन से बाहर निकल जाती है। तो ये आपकी 4 उसकी अपर लिमिट होगी। तो आपने सिंपल फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y पहले एवेल्युएट कर लेना है। एवेल्युएट करके फिर उसको ये वाली इंटीग्रेशन जो है ना, ये वाली लिमिट इसको अप्लाई कर देना है। तो इधर आपको पता है कि y के लिहाज से करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, और y का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या आती है, y²/2। तो x y²/2 आ जाएगा। इसको आपने इस लिमिट पे एवेल्युएट कर लेना है। इसका जो आंसर आएगा उसको आपने फिर x की लिमिट पे एवेल्युएट करना है। ये आंसर आ गया आपके पास, इसको आपने फिर ये वाली लिमिट जो है इस पे एवेल्युएट करना है। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 11/6, ठीक है। ये सारा इसी तरह। अगर आपका R टाइप 2 रीजन है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये टाइप 2 रीजन है, इसमें आपको ये वाली कर्व वर्टिकल नजर आ रही है, ठीक है, ये जो कर्व नजर आ रही है। और हॉरिजॉन्टल जो है ना आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि y के लिहाज से हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम y को फिक्स रखेंगे। अगर हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x y चूंकि स्ट्रेट लाइंस हैं तो उसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं। पहले हम ये जो कर्व हैं इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इनका क्या तरीका है, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है। इसमें आपने पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि हम x के लिहाज से पहले सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये इसको इस साइड पे इंटर हो रही है लाइन और इस पे एग्जिट हो रही है। तो ये जो जहां से इंटर हो रही है ये आपकी लोअर लिमिट है x की, और जहां से ये एग्जिट कर रही है ये आपकी अपर लिमिट है x की। और इसी लाइन को आप ये ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आपके पास ये नीचे मूव करेंगे तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी y की, और ये अपर मूव करेगी तो ये आपकी जब ये रीजन को छोड़ेगी तो जहां पे छोड़ रही होगी वो आपकी अपर लिमिट होगी y की, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और इसको उसने इनक्लोज किस किस जगह करवाया, y इक्वल -x+1 पे, और y इक्वल x+1 पे, और y इक्वल 3 पे। यानी y इक्वल 3 एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, इसमें आपने पहले इसको x के लिहाज से देख लेना है कि ये x के लिहाज से क्या चीज है। तो सिंपल क्या है, इधर x माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये y जो है ना आपका इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x = 1 - y, और x = 1 - y ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक डाउनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह आपकी ये जो y = x+1 है ये आपकी स्लोप इसकी पॉजिटिव है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और y = 3 ये लाइन आपको पता है ये एक बिल्कुल पैरेलल है x एक्सिस के। तो ये कहीं ना कहीं इन दो स्ट्रेट लाइंस को कट करेगी, और वो पॉइंट्स कौन से हैं ये बता रहा है, -2, 3
और 2 3 है। ये आप अलजेब्रिकली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट किस तरह आए हैं। ठीक है, सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास ये वाली ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी क्या है, अभी आपने सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू अगर x फाइंड करना है, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, सिंपल आपने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ये आपको पता है कि ये किस पॉइंट पे इंटर कर रही है, 1 माइनस वाई पे इंटर कर रही है। ठीक है, ये आपको पता है कि लाइन तो है ना माइनस एक्स प्लस 1 की, तो x के लिहाज से हमने सॉल्व करना है तो पहले हम इस फंक्शन को x के लिहाज से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो x के लिहाज से लिखेंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस वाई। तो आपको पता है कि ये इधर हम स्ट्रेट अगर एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के ये ड्रा करें तो ये इस पॉइंट पे आके यानी कि इस लाइन पे किसी पॉइंट पे आके पहले टच करेगी तो ये आपकी लोअर लिमिट होगी। और लोअर लिमिट किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस वाई की, क्योंकि ये सारी लाइन आपकी 1 माइनस वाई की इक्वल है। तो आपकी लोअर लिमिट 1 माइनस वाई आ जाएगी। और जिधर ये छोड़ रही है इस रीजन को वो कौन सा है, वो है y माइनस 1, क्योंकि आपकी ये जो इक्वेशन है y इक्वल एक्स प्लस 1 है, इसमें जब x के लिए सॉल्व किया तो ये y माइनस 1 आ गया। तो आपकी हायर लिमिट है वो y माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, और जब हम इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये 1 पे देख रहे हैं कि 1 से नीचे रीजन आपका इंक्लूड नहीं है, तो 1 इसकी लोअर लिमिट है। और जब इस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर की तरफ मूव करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जो है ना इससे ऊपर जाए तो ये रीजन को छोड़ देती है, तो 3 आपकी y की अपर लिमिट हो जाएगी। तो यही चीज है, ये देखें ये x की 1 माइनस वाई लोअर लिमिट है क्योंकि इस साइड से इंटर हो रही है, और x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ये इसको छोड़ रही है तो y माइनस 1 इसकी अपर लिमिट है। और लोअर लिमिट y की क्या है, y की ये देखें ये 1 पे छोड़ रही है तो इस वजह से y की लिमिट लोअर लिमिट 1 है, और ये 3 पे इसको छोड़ रही है आपके रीजन को, तो इसका मतलब है ये 3 इसका अपर लिमिट है। तो इधर अपर लिमिट लेकर सिंपल आगे फिर आपने इंटीग्रेट करना है और इनकी वैल्यूज को पुट करते जाना है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आपका डबल इंटीग्रल का फाइनल आंसर होगा जो कि है -68 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसकी आपकी कहीं भी कोई यानी कि नॉर्मल इंटीग्रेशन की समझ नहीं आती कि इंटीग्रेशन कैसे आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। क्योंकि मैं अगर एक एक पॉइंट को सॉल्व करना शुरू कर दूं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और फिर आपका शॉर्ट लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट लेक्चर आपका जो नॉर्मल लेक्चर है उससे बड़ा हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, आगे एक एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4 एंड प्लेन y प्लस z इक्वल 4 एंड z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4, ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, लेकिन सर्कल की 2 डायमेंशन में होती है। जब ये 3 डायमेंशन में जाता है और ये z इज इक्वल टू 0 बता रहा है, ठीक है, यानी कि z आपका 0 है, हाइट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सिलेंडर बनेगा। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जो इन दो के दरमियान इनक्लोज है। ठीक है, यानी कि ये आपका सिलेंडर और ये जो आपकी प्लेन है इनके दरमियान ये जो रीजन है इसको हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये अपर है z इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रल से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका ये जो एरिया है इसका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और इंटीग्रेट किस रीजन पे करना है हमने, इसको यानी कि सरफेस को हमने इंटीग्रेट करना है, और रीजन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक तो ट्रीट करते हैं कि ये टाइप 1 रीजन है। टाइप 1 रीजन का मतलब क्या है, आपने एक्स को एज ए स्ट्रेट लाइन काउंट करना है और वाई आपका क्या होगा, कर्व की सूरत होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसकी लिमिट्स डिटरमिन कर लेते हैं कि लिमिट्स क्या हो सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, इसमें अगर y की लिमिट्स हम फाइंड करें तो ये एक आपको पता है कि ये बेस इसकी सर्कल है, क्योंकि ये इक्वेशन आप देख रहे हैं ये किस चीज की है, सर्कल की है। अगर z 0 हो जाए तो सर्कल को आपने देखना है, ये आपका सर्कल है और इसका रेडियस क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो ये 2 का स्क्वायर होगा, और 2 आपको पता है कि क्या है, इसका रेडियस है। तो सर्कल में क्या है, ये आपको -2 और +2 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड रेडियस हर तरफ सर्कल का बराबर होता है। तो ये -2 से 2 तक यानी कि आपका 2 आपका रेडियस है। और y का है, इसमें आप y की वैल्यू को अलग करें तो वाई स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आएगी, +4 माइनस एक्स, ये जो ऊपर वाला एरिया ये वाला, ये आपका आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये जो नीचे वाला एरिया ना ये वाला, ये आपका क्या आएगा -√4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
ये आपको यही बता रहा है। अगर आपने पहले विद रेस्पेक्ट टू वाई जो है ना इंटीग्रेट करना है, तो आपकी लोअर लिमिट क्या है, ये नीचे वाली है, तो नीचे वाली यहाँ से एंटर करेंगे, तो ये आपको पहले बताया हुआ है कि उसने कि वाई जो है ना आपकी लोअर लिमिट क्या है, -√4 - x²। आपको पता है कि ये 0 से नीचे है, तो इस वजह से इसने -√4 - x² लिखा है। और ये कहाँ पे y को छोड़ा है, यानी कि ये जो रीजन है इससे बाहर कब निकलेगी, जब आपका √4 - x² ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी लोअर लिमिट होगी एक्स वाई की, और ये आपकी अपर लिमिट होगी। और जब आप यही जो वर्टिकल लाइन है इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये -2 पे इसको छोड़ देगी, तो -2 इज x की लोअर लिमिट है। इसी तरह जब आप इसको राइट साइड पे मूव कराएं, तो ये 2 जो है ना, ये 2 से इस तरफ जब जाएगी तो ये इस इनक्लोज रीजन को छोड़ देगी, तो ये 2 आपकी अपर लिमिट है x की। ठीक है, तो हम सिंपल इसमें ये इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे। ये y की लिमिट्स हैं, ये आपकी x की लिमिट्स हैं। पहले y की लिमिट्स पे आप फाइंड कर लें, इसका डेरिवेटिव पे इंटीग्रेशन ले लें पहले, और इस लिमिट पे एवेल्युएट कर लें, और फिर आप x की लिमिट पे एवेल्युएट कर लें इसको सॉल्व करने के पास, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 16 पाई। आगे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो इंटीग्रेशन जिस लिहाज से पहले दी हुई है उस लिहाज से आप सॉल्व ना कर सकें, तो आप क्या करें, उसकी अगर इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दें। जैसे ये आपके पास एक सामने एक एग्जांपल दी हुई है, ये है e⁻x⁻2 और ये dx के लिहाज से पहले आपने सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि इसका कोई इंटीग्रेशन यानी कि इसका कोई रूल नहीं हमारे पास कि इसको हम इंटीग्रेट किस तरह करें। तो हम क्या करते हैं, अगर हम y के लिहाज से देखें तो y के लिहाज से ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम y के लिहाज से पहले एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हम इसकी यानी कि रिवर्स कर दें इंटीग्रेशन को, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इसका रीजन चेक कर लेते हैं कि रीजन कौन सा है। ये जो लिमिट्स हैं इनको चेक कर लेते हैं, इनको पहले हम एक ड्रा कर लेते हैं कि रीजन कैसे आएगा इसका। तो आपको पहले नजर आ रहा है कि ये क्या है, x = y/2, तो y क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे डिवीजन में 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये 2x = y आ जाएगा, क्योंकि ये x के लिहाज से लिमिट्स पहले आपको दी हुई हैं। तो ये आ जाएगा y = 2x, तो y = 2x क्या है, आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ये y = 2x भी उसने साथ लिख दिया, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। और ऊपर क्या है, x = 1 है, तो x = 1 क्या है, ये आपकी ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन x = 1 है। तो ये आपका जो रीजन है ये आपका बेसिकली इंटीग्रेशन रीजन है x के लिहाज से। तो अभी हमने चूंकि और y के लिहाज से क्या है, 0 और 2 है, तो आपने 0 और 2 लिख दिया। 2 पे आपको पता है कि वैल्यू 1 की वैल्यू इसमें पुट करें, ठीक है, इसमें x की जगह 1 पुट करें तो y आपके पास क्या आता है, 2 आता है, तो y की वैल्यू 2 ये आ गई 1 2। ठीक है, तो हमने सिंपल ये जो एरिया है इसको इंटीग्रेट करना है इस रीजन में। तो हम अगर y के लिहाज से भी पहले करना है तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है इस साइड पे, क्योंकि आपने y के लिहाज से सॉल्व करना है, तो ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर दी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंटर कब हो रही है इस रीजन पे, y की वैल्यू इधर क्या है, 0 है, तो ये इधर 0 पे इंटर कर रही है, तो y की जो लिमिट होगी लोअर लिमिट वो आपकी 0 होगी। और ये रीजन को छोड़ कब रही है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपको छोड़ रही है 2x पे, तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है और जो अपर लिमिट है वो 2x है। तो ये आपको ये नीचे y के लिहाज से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2x है। और इसी को आप इस तरह यानी कि पहले लेफ्ट साइड पे इसको मूव करें लाइन को, ये वैसे आर्बिट्रेरी लाइन है, आपको समझाने के लिए होती है, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है। ये जब लेफ्ट साइड पे मूव करें तो ये आपको नजर आया कि 0 पे जो है ना, 0 से इस तरफ कोई रीजन नहीं है, तो ये 0 इसकी एंड पॉइंट है, तो 0 आपकी क्या होगी, x की लोअर लिमिट होगी। और इसी को जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये जो x = 1 है, 1 से इस तरफ ये जब लाइन मूव करेगी तो ये रीजन को छोड़ देगी, इस इनक्लोज रीजन को, तो हम कहेंगे कि x की लोअर अपर लिमिट 1 है, तो इस वजह से ये 0 और 1 अपर लिमिट लिख दी। अभी आपने पहले क्या करना है, अभी y के लिहाज से इसको सॉल्व करना, तो ये तो आपको पता है ये सारा क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और पीछे 1 रह जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है, y होती है, अगर y के लिहाज से आप सॉल्व कर रहे हैं तो y आ जाएगा। इनको एवेल्युएट कर लेना है इसकी लिमिट पे, इसकी लिमिट पे एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x e⁻x⁻²। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने x के लिहाज से इसको सॉल्व करना है।
आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन है, ठीक है, और उसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है 2x। अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं, हम उसकी इंटीग्रेशन को खत्म कर देते हैं और सिंपल वही वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हम वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसकी ये जो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव आगे 2x आगे लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 2। और इसको आपने 1 और 0 पे एवेल्युएट करना है। जब इसको 1 पे एवेल्युएट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 1, और 1 का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और e रेज़ टू पावर x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, e माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस लेक्चर में हमने 18 से लेकर 22 लेक्चर तक कवर किए हैं। ठीक है, इन लेक्चर में अगर आपको हैंडआउट्स में कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आती या कहीं से अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।